जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीत कर ले जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के 50 से भी अधिक क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपकी सीधे पेट की परीक्षा में छपने वाला है 15-16 अक्टूबर को। इसीलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितने भी हम टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाएं उसे आप नोट करते चलिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए आप इसे लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको जवान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, हार को हमेशा लक्ष्य से दूर रखिएगा क्योंकि आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो भी है सिर्फ जीतना। जीतने के अलावा आपका कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करते रहिए, अपना संकल्प बनाए रखिए, आपको जीत अवश्य मिलेगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में से किस देवता के समतुल्य चित्रकरण मिलता है? बताइएगा दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो बता दें दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई थी जिस पर एक योगी योग की पद्मासना मुद्रा में बैठा है। इसे पशुपत या रुद्र देवता कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव। दोस्तों, बता दें जो आपका मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज आपकी जो हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये भी याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो के बारे में। इसके अलावा बता दें दोस्तों, एक स्थल है लोथल। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है और यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये भी याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में स्थित है। और एक है धौलावीरा जो कि ये भी आपकी गुजरात में स्थित है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। दोस्तों, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे प्राचीनतम जो है वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा और जो सबसे नवीनतम है वो आपका अथर्ववेद है। और जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। जो ऋग्वेद है इसमें आपका जो तीसरा मंडल है, इसमें 10 मंडल टोटल हैं दोस्तों और 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। और जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सूर्यदेव को समर्पित है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। तो बता दें दोस्तों, जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था आपका वो तक्षशिला था, याद रखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वर्तमान में दोस्तों यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। प्राचीन भारत में गांधार की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण में लिखा है कि भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर इसकी स्थापना रखी गई थी, नाम रखा गया था इसका। ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं उज्जैन। उज्जैन जो है आपका वो क्षिप्रा नदी के किनारे है या मध्य प्रदेश में है। ये भी आप याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो स्कंदगुप्त के द्वारा की गई थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो बताइएगा दोस्तों, जो गुप्त काल था उसमें जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? तो बता दें तो गुप्त काल में जो शासन प्रणाली थी आपकी वो राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसे आप याद रखिएगा। इसका जो बता दें दोस्तों, राजा प्रशासन का मुख्य आधार था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखा है? तो बताइएगा दोस्तों, जो हर्षवर्धन है इनकी जीवनी, उनके दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने ही इनकी जीवनी लिखा था जिसे हर्षचरित कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, जो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसमें जो विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया था वो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा।
इसी दौरान दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था, जो कि संपूर्ण देश का राष्ट्रगान बन गया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। बंगाल विभाजन का दिन दोस्तों बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो बता दें दोस्तों, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो भागों में बट गई थी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी, या फिर कह लीजिए गरम दल और नरम दल। ये 1907 सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी बोस थे, इसे भी याद रखिएगा। रास बिहारी घोष आपके 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। और 1916 में दोस्तों जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे, वहाँ पे उदारवादी और उग्रवादी ये दोनों मिल गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट दोस्तों जो 1919 की आया था दोस्तों, उसमें उसी के विरोध में जो स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, इसे याद रखिएगा। स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? दोस्तों बता दें आपको, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए जो जिम्मेदार था वो जनरल डायर था। इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी उधम सिंह ने गोली मारी थी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो क्या था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के जवाब में अपना जो केसरे हिंद की उपाधि थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। केसरे हिंद की जो उपाधि थी इसे वो वापस कर दी थी, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों यह सम्मान उन्हें जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग जो द्वितीय थे उन्हीं के द्वारा वर्ष 1915 में गांधी जी को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो दोस्तों आइए बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बता दें दोस्तों, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये 1936 में स्थापित किया गया था। वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका नाम बदल के दोस्तों अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, क्योंकि रामगंगा जो नदी है इसके बीचों बीच से निकलती है, इसीलिए इसका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप हेमिस राष्ट्रीय पार्क देख रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि आपको लद्दाख में स्थित है। काजीरंगा दोस्तों जो है आपका देख रहे हैं यहाँ पे काजीरंगा दिया हुआ है, ये आपका असम में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो खनिज तेल का भंडार है मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवसादी चट्टानों मुख्यतः परतदार रूप में पाई जाती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, कोयला, फास्फेट तथा सीमेंट बनाने की चट्टानें आदि पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे वन कौन सा है? तो बता दें दोस्तों, जो आपका मैंग्रोव वन होता है वो छोटे पेड़ या झाड़ी हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सामान्यतः पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती हैं। ये आपका जो होते हैं वो वन मैंग्रोव वन जो होते हैं आपके दोस्तों, वो चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह समुद्री तट को स्थिर करते हैं, यह तूफानी लहरों, धाराओं और ज्वार से समुद्र कटाव को कम करते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे आपको परियोजनाएं दी हैं दोस्तों। परियोजनाएं इसको आपको राज्यों से मिलाना है। तो बता दें दोस्तों, जो कोसी परियोजना आप देख रहे हैं ये बिहार की है, ये तो सही है। नागा अर्जुन जो परियोजना है आपका ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, जो कि कृष्णा नदी पर है, इससे भी याद रखिएगा। मयूराक्षी परियोजना दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और हीराकुंड दोस्तों उड़ीसा में हो जाएगा, जो कि महानदी पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो उकाई परियोजना है आपका गुजरात एवं महाराष्ट्र में स्थित है। इडुक्की परियोजना ये भी अधिकतर पूछता है, ये आपका पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। और जो नर्मदा घाटी परियोजना है ये आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र इन चारों राज्यों से स्थित है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बता दें दोस्तों, जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उज्जैन का दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वो अवंतिका था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष टेपा सम्मेलन, कालिदास समारोह और मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म बता दें आपको, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या फिर सेबी। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1988 में की गई थी। दोस्तों सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, इसे भी याद रखिएगा। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपकी हो जाएंगी, इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में, आप इसका बताइएगा, माधवी पुरी बुच हो जाएंगी। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है सेबी की वो माधवी पुरी बुच हो जाएंगी, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, जो सिडबी कहते हैं हम इसे आप, तो इसका जो मुख्यालय है आपका वो लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो पहला बैंक है जिसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है, इसे याद रखिएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया था? तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1979 तक में, इसी में निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। याद रखिएगा, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है, इससे रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रोलिंग प्लान कब आया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो दोस्तों पहले बता दें आपको, जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका जो सदस्य भारत बना था वो 1 जनवरी 1995 को ही बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WTO की जो दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, इसे याद रखिए। दोस्तों जो WTO की स्थापना की गई थी ये मार्केज समझौते के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, बजट के हिसाब किताब की जांच होती है वो भारतीय संसद द्वारा, वो सार्वजनिक लेखा समिति के माध्यम से करती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इससे याद रखिएगा, यह समिति जो होती है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जाँच करती है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत में वैध प्रभुसत्ता होती है वो आपका संविधान में निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है, तो 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन में इसका निर्माण हुआ था, और प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों हमारे संविधान में कोई ना कोई चीज़ किसी देश से ली गई है, उसी में आता है मूल अधिकार। तो बताइएगा मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो बता दें दोस्तों, जो USA है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, यहीं से मूल अधिकार लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी USA से ही ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों बता दें दोस्तों, समवर्ती सूची जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सोवियत संघ पूर्व का संविधान दोस्तों, इससे यहाँ से जो मूल कर्तव्य को लिया गया है, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य को, और जो आयरलैंड है यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? बताइएगा दोस्तों। बता दें तो जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य जो है आपका वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब उस समय जुड़ा था दोस्तों तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ उसके बाद इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों जो संविधान में भाग 4 क है, इसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, और इसके तहत जो अनुच्छेद है वो 51 क है, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। यहाँ बलवंत राय मेहता समिति देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा दोस्तों। तो बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है। याद रखिएगा, नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 62 या फिर 62 वर्ष होता है, और जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो उच्चतम न्यायालय दोस्तों जो है आपका एक अभिलेख न्यायालय है, आपका आर्टिकल 129 में लिखा गया है, इसे याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का ये भी जारी करता है, रिटें जारी की जाती हैं दोस्तों, 5 रिटें, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है। तो दोस्तों जिले में जो परिवार कल्याण का कार्य होता है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन में 2 छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अगर ये याद ना हो दोस्तों तो यहाँ पे संलयन लिखा हुआ है, स से संलयन और स से सूर्य, इससे आप इसे याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव तापमान कितना है। तो दोस्तों जो न्यूनतम संभव तापमान है आपका वो -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन है, इसे ही परम शून्य ताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। दोस्तों याद रखिएगा, CaSO4 हाफ H2O इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसकी अमलगम कहते हैं। दोस्तों बताइएगा तो कौन सी मिश्र धातु है जिसे अमलगम कहा जाता है। तो बता दें दोस्तों, मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होता है उसे अमलगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो बता दें दोस्तों, जो हाइड्रा होती है इसमें नवोदित प्रकार से प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। तो बता दें दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी आपका वो मेरठ में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मेरठ दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेजर ध्यानचंद का खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला यहीं पे रखी गई है। यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, इंदौर पहली वाटर प्लस सिटी बन गई है और सबसे स्वच्छ शहर भी है। इंदौर में ही दोस्तों जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कि इसका भी बैठक यहीं पे होने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा। जालौन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जालौन में ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो जालौन जिले से ही हुआ है, जिसकी उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया। और जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस है उसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, जो कि चित्रकूट से इटावा तक जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रयागराज दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों जो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर बना है वो आपका रुद्र बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन अन्य देख रहे हैं दोस्तों, विक्रांत, जो INS विक्रांत है दोस्तों, ये देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोत है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्रिज पुरस्कार जीता है। तो बता दें दोस्तों, ये जो पुरस्कार जीता गया वो आपका वेस्ले बारबाबोस के द्वारा जीता गया है। वेस्ले जो बारबोसा हैं इन्होंने मैग्नसन कार्लसन को हराकर ये पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो बता दें दोस्तों, जो विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है आपका वो फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इसके पहले जो फुगाकू था ये आपका सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर था, जो कि जापान का है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो बता दें दोस्तों, जो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जो क्षेत्रफल वाला राज्य है आपका वो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है दोस्तों आपका वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो वहाँ मिजोरम हो जाएगा, और सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है वो आपका हरियाणा में है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ खुला है। तो बता दें दोस्तों, जो भारत का पहला मध्यस्थता केंद्र खुला है आपका वो अहमदाबाद में खुला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। दोस्तों अहमदाबाद जो है आपका वो काकरिया झील के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो पुणे है आपका, पुणे भारत की पहली मेडिकल सिटी बनी है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मुंबई देख रहे हैं आप लोग,
मुंबई दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे, जो भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा यहीं पे शुरू की गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसे कहते हैं मुंबई को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मैंने जितने भी रैंक आई हैं वो सभी इसमें रख लिए हैं इस क्वेश्चन में। तो बताएं दोस्तों, जो 135वीं रैंक आई है आपकी, वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आई है भारत की 136वें नंबर पे दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर रहा। और जो भूखमरी सूचकांक है इसमें 101वें स्थान पर भारत रहा। जो विश्व दोस्तों पर्यावरण सूचकांक है उसमें 180 नंबर पे भारत था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पर था। ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संभव जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो दोस्तों संभव जागरूकता कार्यक्रम है आपका ये MSCME जो मंत्रालय है इसके द्वारा शुरू किया गया है। इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं दोस्तों नारायण राणे हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। रेल मंत्रालय दोस्तों अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। और जो खेल मंत्री हैं हमारे वो आपके अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है। तो बताएं दोस्तों, जो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है वो आपका तंजावुर तमिलनाडु में खुला है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो बता दें दोस्तों, जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है आपका ये पुदुचेरी में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों जो पुदुचेरी है इसमें कुल 4 जिले आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है। तो बताएं दोस्तों, जो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खुला है वो आपका केरल में खुला है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुली। ये क्वेश्चन पेट में आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र खुला है। इसके अलावा जो पहली नाइट सफारी है जो कि सिंगापुर की तर्ज पर हुई है वो भी लखनऊ में ही खुली है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शिलोंग देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, शिलोंग जो है आपकी 100वीं जो स्मार्ट सिटी थी शिलोंग थी। अगला क्वेश्चन, 2022 का थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है किस देश ने जीता है। दोस्तों जो थॉमस कप 2022 का है इसे अपना देश भारत ने जीता है, इंडोनेशिया को हराकर, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक उबेर कप है जिसे जो उबेर कप है इसे दक्षिण कोरिया ने जीता है चीन को हराकर, ये भी आप याद रखिएगा। दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों IPL 2022 जो हुआ इसमें 15वां सेशन था और इसमें जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आपका उमरान मलिक को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अन्य ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, जो युजवेंद्र चहल इन्हें पर्पल कप दिया गया था, जॉस बटलर को ऑरेंज कप, और जो ईशान किशन है वो इस सीज़न के दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा। IPL 2022 का जो खिताब जीता है वो दोस्तों गुजरात ने जीता है, जिसके कप्तान थे वो हार्दिक पांड्या थे। और जो उप विजेता बनी है वो राजस्थान रॉयल बनी है, जिसके जो कप्तान थे संजू सैमसन थे। इस बार 2 नई टीमें जुड़ी थी दोस्तों, गुजरात और लखनऊ की, दो, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, UNO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, UNO में जो पहले हमारे स्थायी प्रतिनिधि थे आपके TS त्रिमूर्ति थे, लेकिन इनको हटा के रुचिका जो कंबोज दो हैं, रुचिका कंबोज, इनको भारत का स्थायी प्रतिनिधि बना गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। UNO मतलब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO इसका जो मुख्यालय है आपका वो न्यूयॉर्क में है, UNO का मुख्यालय, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों लिसा ट्रेज जो है इंग्लैंड की नई प्रधानमंत्री बनी हैं, और हरनाथ सिंधु जो हैं मिस यूनिवर्स बनी है जो कि भारत की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो दोस्तों जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इनके बीच डुरंड रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मैकमोहन रेखा देख रहे हैं आप लोग, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है आपका वो भारत और पाक के बीच में है, भारत पाकिस्तान या फिर भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच में है। और जो आप 49 डिग्री देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी जो लाइन है आपकी वो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस दोस्तों जो है आपकी वो सीन नदी के किनारे है, जो कि फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा। जिनेवा देख रहे हैं दोस्तों जो स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर WHO WTO इन सब का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिल जाएगा। वाशिंगटन DC में दोस्तों आपको वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय मिल जाएगा। और जो वियना है यहाँ पर OPEC का जो कि तेल का संगठन है दोस्तों, यहाँ पर आपके OPEC की राजधानी वियना में हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो फूलों की घाटी है आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों जो शांत घाटी है वो आपकी केरल में हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। साइलेंट वैली केरल में स्थित है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है वो कौन सा है? तो बता दें दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन पहले आइए देखिए, जो भरतनाट्यम देख रहे हैं ये आपका तमिलनाडु का क्लासिकल नृत्य है। कथकली जो है आपका वो केरल का हो जाएगा। कथक आपका उत्तर भारत का क्लासिकल नृत्य है। और जो कुचिपुड़ी देख रहे हैं आप, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो यक्षगान है आपका वो कर्नाटक का है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है आपका ये आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा ये अन्य ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जो 22 मई है, ये सारे इंपॉर्टेंट है डेट है दोस्तों। 22 मई को आपका जो मनाया जाता है वो विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 29 अगस्त को दोस्तों आपका जो मनाया जाता है वो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा दोस्तों जो 22 मई है, 22 मई जो देख रहे हैं आपको जैव विविधता दिवस इस दिन मनाया जाता है 22 मई को। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके जन्मदिन पर 23 जनवरी को इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। जो 28 फरवरी इस दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिराव महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, जो चिराव महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताएं दोस्तों, जो चिराव महोत्सव है आपका ये मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो ओणम त्यौहार है आपका केरल में मनाया जाता है और जो ताज उत्सव है आपका वो उत्तर प्रदेश आगरा में मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो दोस्तों जो यूकेलिप्टस है इसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये अत्यधिक पानी सोखता है दोस्तों। इसे एक दिन में जो एक पेड़ होता है कम से कम 200 लीटर पानी चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसरो जो है दोस्तों इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं और इसकी जो मुख्यालय है इसरो का वो बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो बता दें दोस्तों, जो नेसेट है ये आपकी इजराइल की संसद का नाम है, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रूस देख रहे हैं तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा हो जाएगा। जापान की संसद का नाम अधिकतर पूछता है जो कि डायट है। और मालदीव है दोस्तों, इसकी जो है मजलिस हो जाएगी, याद रखिएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व संग्रहालय दिवस है आपका 18 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 31 मई को आपका विश्व तंबाकू रोधी दिवस हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 20 मार्च को दोस्तों विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी क्या होगी? तो दोस्तों बता दें, जो अर्जेंटीना है इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स होती है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो दमिश्क देख रहे हैं आप लोग, ये सीरिया की राजधानी है। हवाना आपकी जो क्यूबा की राजधानी हो जाएगी। क्यूबा दोस्तों चीनी का कटोरा जिससे बोलते हैं, उसकी राजधानी आपकी हवाना है। और ताशकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो उबेर कप है इसका संबंध बैडमिंटन से है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो बता दें दोस्तों, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे जब ये हुआ था और इसका जो संविधान संशोधन था वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में ऐसा हुआ था, तो याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो 44वां संविधान संशोधन देख रहे हैं यहाँ पे 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। जो आपका संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में 300 के क आर्टिकल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है ये भी याद रखिएगा 1978 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों 101वां जो संविधान संशोधन है इसमें जीएसटी जो है याद रखिएगा, जीएसटी 101वें संविधान संशोधन में दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। जो 86वां संविधान संशोधन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका इस 86वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 2002 में आया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो दोस्तों जो नेपाल है यहाँ से आपकी जो असम राज्य है इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, बाकी तीनों राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू और काठमांडू में ही दोस्तों एक मुख्यालय है। सार्क जो संगठन है इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, येन किस देश की मुद्रा है? तो बता दें दोस्तों, जो येन है आपकी वो जापान की मुद्रा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चीन पूछेगा दोस्तों, तो चीन की जो मुद्रा है आपकी युआन हो जाएगी या फिर रेमनबी हो जाएगी। रूस की जो मुद्रा है दोस्तों रूबल हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की रैंड हो जाएगी। और एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, जो म्यांमार है इसकी मुद्रा का क्या नाम है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।